भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा कल्चरल शो संस्कृति यात्रा। आज के अपने पहले सेगमेंट विशेष में आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे इंस्पिरेशनल जर्नी पर जहां हम एक विलक्षण व्यक्तित्व रविंद्र शर्मा गुरुजी के जीवन, विचारों और देश के लिए उनके कंट्रीब्यूशन से परिचित होंगे। रविंद्र शर्मा जी का जन्म वर्तमान में तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद में हुआ और फाइन आर्ट्स में हायर एजुकेशन लेकर इन्होंने ट्रेडिशनल फोक आर्ट को समझने, प्रिजर्व करने और नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का आजीवन प्रयास किया। ये केवल एक मूर्तिकार ही नहीं बल्कि एक कुशल कारीगर, शिक्षाविद और समाज चिंतक भी थे। रविंद्र शर्मा गुरुजी ने आदिलाबाद में कला आश्रम की स्थापना की, जहां से लोकल और ट्राइबल आर्टिसान्स अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को करंट पब्लिक डिमांड के हिसाब से मॉडिफाई करने की कला सीखकर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। आज गुरुजी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जीवन और कार्यों के बारे में फिल्म क्रांतिदर्शी गुरुजी बहुत कुछ कहती है। आइए देखते हैं इसी फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण अंश। थरथराती सी कांपती सी है क्या देखो, वो थरथराती सी कांपती सी है क्या देखो, पहाड़ों के जख्म किसने कुरे दे। प्राचीन काल से मानचित्र हमारी दुनिया को दर्शाने वाले यंत्र रहे हैं, लेकिन मानचित्रों के ये निशान केवल मानचित्रों पर ही दिखते हैं। आकाश से जमीन को देखें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। न राष्ट्र दिखते हैं, न सरहदें, सब एक सा लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारी सोच को, हमारे विचारों को और ज्ञान को दायरों में रोका नहीं जा सकता। विश्व के मानचित्र पर वैकल्पिक विचारों का शंखनाद करता भारत का एक छोटा सा नगर आदिलाबाद। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित ये नगर, जिसकी कुल आबादी केवल 2 लाख, आज विश्व के मानस पटल पर दस्तक देने की कोशिश करते ये विचार, जो समय से कई वर्ष आगे के हैं, ज्यादा लोगों तक तो नहीं पहुंच सके, पर जिन लोगों तक ये विचार पहुंचे उन सभी लोगों ने आदर से सिर जरूर झुका लिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर चिंतक, एक आम भारतीय सा, भीड़ में गुम हो जाने वाला सामान्य सा चेहरा, जिनके सामान्य से शरीर में समाया हुआ था आकाश सा व्यक्तित्व, समुद्र सी गहरी सोच और समय पर परिवर्तन के पद चिन्ह छोड़ जाने की अदम्य क्षमता। ऐसे थे कला आश्रम के संस्थापक व प्रणेता श्री रविंद्र शर्मा जी।
जिन्हें आदरपूर्वक सभी गुरुजी कहते थे। बुखार हुआ है क्या देखो गुरुजी का जन्म आदिलाबाद के एक सामान्य परिवार में हुआ, जो कि विभाजन के दौरान पाकिस्तान से आकर आदिलाबाद में बस गया था। गुरुजी बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। जो मित्रों के साथ घूमने निकलते थे तो गांव की हर चीज उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती। उनकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर 10वीं तक की सारी पढ़ाई आदिलाबाद में ही हुई। उनका मन पढ़ाई से ज्यादा मूर्ति कला में लगता था और यही वजह थी कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहते थे। बहुत समझाने के बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले हैदराबाद और फिर वहां से बड़ौदा चले गए। है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने। गुरुजी के मार्गदर्शन के बाद आदिवासी के लिए नहीं, आदिवासी के साथ काम करने की इच्छा मन में लिए श्री सुनील देशपांडे जी और उनकी धर्मपत्नी निरुपमा जी ने संपूर्ण बांबू केंद्र की लवादा गांव में स्थापना की। गुरुजी ने कहा कि लेकिन अभी जो गति पकड़ी है इसमें कुछ मत करो, इसमें कुछ करोगे तो इसकी आयु बढ़ाओगे आधुनिकता की, और इसकी आयु अपने को बढ़ानी नहीं है। भारतीय जीवन शैली को बचा के रखो और वो बीज बचा के रखो, एक ही काम है। वो प्रलय की बात करते थे कि एक कहानी आती है कि प्रलय आता है और बाकी सब उसमें डूब जाता है और बीज कोई इकट्ठा करके नाव में रहता है, वो बीज से सृष्टि तैयार हो जाती है। वो बीज बचाने की बात करना है। ऐसा भी नहीं है कि पुराना सब ठीक था और अभी का सब बेकार है, पुराने को कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। लेकिन जैसा ये पेड़ है, ये पेड़ भी अपना पत्ता छोड़ देता है, अपनी डालियां भी छोड़ देता है, अपना फल भी छोड़ देता है, अपनी छाल भी छोड़ देता है, लेकिन अपना जड़ नहीं छोड़ता। हमने अपना जड़ ही खोदना शुरू कर दिया है, इसलिए गुरुजी रिलेवेंट है इसमें। पुराणों में एक कहानी पढ़ लिए थे हम लोग। पुराणों में कहानी आती है कि प्रलय आने वाला है, ऋषियों को पता चला कि प्रलय आ रहा है, तो ऋषि लोग बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजों का बीज इकट्ठा करके एक नाव में चढ़ गए, और जब प्रलय आया तो सारी धरती डूब गई, नाव बह गई। उसके बाद जब धरती बाहर निकली प्रलय शांत होने के बाद, तो फिर वो ऋषि लोग उसी बीजों से फिर एक सृष्टि की है। तो ठीक ऐसे ही उस समय में हम लोगों को भी लगा, आज से 35-40 साल पहले, कि अब एक प्रलय आ रहा है। उस प्रलय में यहाँ का सब कुछ खत्म हो जाएगा। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्याएं, भारतीय परंपरा, भारतीय व्यवसाय विद्याएं, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हम लोग भी जरा जल्दी जल्दी दौड़ करके सारी चीज़ों का बीज इकट्ठा कर ले। गुरुजी एक ऐसे सेतु थे जो पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी, उन दोनों के बीच बहुत अच्छी तरह से तालमेल बैठाते थे। यानी उनका जो दर्शन था, उनका जो शास्त्र था, उनका जो जीवन था, वो जितना पुरानी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी था, उतना ही नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायी था। ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि जब तक आप अपनी बात को भविष्य के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक किसी भी शास्त्र का कोई अर्थ नहीं रहता, क्योंकि आगे तो ले जाने का काम भविष्य को ही करना है, और वो काम गुरुजी ने किया। उन्होंने युवाओं में प्रेरणा का संचार किया, उन्हें नई ऊर्जा दी और उन्हें जीवन जीने की एक नई पद्धति से रूबरू कराया, वाकिफ कराया। नई पद्धति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान दौर में जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, उनके लिए वो नई थी, लेकिन वो जो पद्धति थी वो तो शास्त्र सम्मत भारत की जीवन पद्धति थी। तो ये जो गुरुजी का दर्शन था, हम चाहते थे ये दर्शन व्यापक भारतीय समाज के सामने आए, विशेषकर युवाओं के सामने आए। इसलिए गुरुजी को केंद्र में रख के हमने भारत विद्या परियोजना के बहुत सारे कार्यक्रमों की योजना बनाई। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पश्चिम की सभ्यता शैतानी सभ्यता। प्राकृतिक संपदा का इस्तेमाल इस ढंग से होना चाहिए कि वो लंबे समय फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी टिकाऊ हो। क्लाइमेट के जो इश्यूज खड़े हुए हैं, इनको कौन नकार सकता है। ऑटोमोबाइल लॉबी अभी जिस ढंग से
देश को, दुनिया को चलाने का प्रयास कर रही है। जितने लोग युद्ध में नहीं मर रहे हैं, किसी आतंकवाद, उग्रवाद में नहीं मर रहे हैं, उससे ज़्यादा सड़कों पर मर रहे हैं। कोई उनका गला पकड़ने को तैयार नहीं है। ये जो कठिनाई है, तो ये तो नहीं चलेगा। और मुझे लगता है कि हम उम्मीद करेंगे कि हमारे देश की जो लीडरशिप है वो अमेरिका, यूरोप की नकल करने के बजाय जो महात्मा गांधी का रास्ता है, जो दीनदयाल उपाध्याय का रास्ता है, जो फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमको बताया था, जो बात वैश्विक शास्त्र में कही गई है, जिसको धर्मपाल कहते थे, रविंद्र शर्मा जी उस बात को आग्रह के साथ कहते थे, और अभी एक पूरी पीढ़ी है जो इस बात पे लगी हुई है। जिसमें भी गति बढ़ गई उसमें पनपता नहीं है। जैसा पानी है, पानी संत गति से चलेगा तो फसल उगेगी। और से यहाँ बहुत ऊंची बारिश हुई तो फसल बह गई। वैसा ही आग है। आग यदि धीमे से चल रही है तो उसके ऊपर खाना बनता है, लेकिन आग गति से बढ़ गई तो वड़वा भी लगता है और घर भी जल जाता है। वैसा ही वायु है। वायु में भी संत गति ते है तो अभी अच्छा आह्लाददायक लग रहा है, लेकिन नहीं तो फिर गति बढ़ गई तो सुनामी आ जाएगी। ये जो आधुनिकता की गति बना दी है, ये नैसर्गिक गति नहीं है, ये कृत्रिम गति है, और इसके कारण विनाश संभव है, जीवन संभव नहीं है। Original ashram existed in town, in front of Guruji's home. So we had a lawyer, being generous enough to let Guruji establish some kind of an ashram. It was conceived as a refuge for old and failing artisans. So it functioned like that. There were 2 or 3 artisans who lived there actually during their old age and who worked. So their livelihood, rather their living, was taken care of by Guruji. And then we had to shift. In the 70s we had to shift from there. So we shifted to this place and construction started, piece by piece. So the structures you see over here, all are conception of Guruji. This is essentially in tune with nature. What we understood about Guruji of his younger days, he used to move around villages in search of pieces of art which have been discarded, which have been sometime, which must have been part of some great civilization, great habitation, or temples for that matter. So he used to move around, in a radius of 20 kilometers. He used to visit villages and he saw artisans, and we had 3 artisans, 2 of them from whom Guruji had learned the art. At that point of time, the society was moving away from its cohesional living, if I were to say that. And these aging artisans, there was hardly anyone to look after them. भारतीयता को बचाने के लिए सबसे आवश्यक है भारतीयता को समझना। सरल शब्दों में कहें तो भारतीय विज्ञान, ज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, भारतीय चित्त, भारतीय मानस एवं ढेरों व्यवस्थाओं को समझना और भारतीय दृष्टि से समझना। क्योंकि जब तक हम भारतीय दृष्टि से नहीं समझेंगे, तब तक हम भारतीयता को न समझ पाएंगे, न जान पाएंगे। भारत के मध्य में है राज्य मध्य प्रदेश, जहां जबलपुर के पास है इंद्राना गांव। यहाँ गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी के जीवन मूल्यों, आदर्शों और विचारों से प्रेरणा लेकर स्थापित किया गया है जीविका आश्रम। जीविका आश्रम की नींव से लेकर हर ईंट में
और यहाँ तक कि हर कण में गुरुजी की शिक्षा की अनूठी छाप दिखाई देती है। 3.5 एकड़ में फैला ये आश्रम प्रकृति की गोद में है, जहाँ 3 तरफ से पहाड़ इसे घेरे हुए है और आसपास का दृश्य मन में एक शांति की अनुभूति पैदा करता है। ये आश्रम एक अद्वितीय प्रयास है जो न सिर्फ भारतीयता के बचे हुए बीजों को संग्रहित करने का काम करेगा, बल्कि उसे एक कदम और आगे ले जाएगा, जहां इन बीजों का संरक्षण एवं पौधशाला का निर्माण कार्य भी होगा। ये आश्रम एक अध्ययन और शोध केंद्र की तरह कार्य करेगा, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को अतीत से जोड़ेगा। ये आश्रम गुरुजी के सिद्धांतों और विचारों को जीवित करके हमारे सामने लाने का एक प्रयास है। अलग अलग देश की सभ्यताएं अलग अलग चीज़ों से नष्ट हुई हैं। कहीं प्रलय से नष्ट हुई है, कहीं कुछ तूफान से नष्ट हुई है, कहीं सुनामी से नष्ट हुई है, कोई युद्धों में नष्ट हुई है, कुछ भुखमरी में नष्ट हुई है। लेकिन हमारी पूरी भारतीय सभ्यता जो है उसको खाने वाला केवल एक ही शब्द है, एंड वो शब्द है डेवलपमेंट। तो उस पूरे परिदृश्य में आप डेवलपमेंट को समझ सकते हैं कि क्या जो आज के डेवलपमेंट की गुरुजी की दृष्टि में क्या भूमिका रही है। गुरुजी समाज की कलात्मकता और कलाओं की सामाजिकता, इन दोनों के प्रतीक थे। अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषध शांति, वनस्पत शांति, विश्वदेव शांति। गुरुजी कहते थे, तकनीक समाज द्वारा संचालित की जाए, ना कि तकनीक समाज को संचालित करे। तकनीक सरल हो, सहज हो और आसानी से सबके लिए उपलब्ध भी हो। बड़े कारखाने गांवों से पलायन के लिए जिम्मेदार हैं और ग्राम व्यवस्था इसी कारण चरमराती जा रही है। विकास के नाम पर शहर बसाए और बढ़ाए तो जा रहे हैं, पर हर शहर एक नदी को दूषित कर रहा है और कई गांवों को निगलता जा रहा है। जो गांव अपने आप में संपूर्ण और समृद्ध थे, ऐसी व्यवस्था की वजह से अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं। मानव विज्ञानी, प्रकृति प्रेमी, दार्शनिक, शिल्पकार, कलाकार, आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यकर्ता के गुणों से परिपूर्ण ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी गुरुजी सरल जीवन जीते थे। उनका कहना था, मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए। गुरुजी एक पुल की तरह मॉडर्न इंडिया और भारत की तस्वीर को साफ करते हुए हमारी आंखों से चश्मे हटा रहे थे, जो विकास की रोशनी से चौंधिया गई थी। जिस प्रकार एक गुरु जीवन को सहजता और सरलता से जीने में हमारा मार्गदर्शन करता है, ठीक उसी प्रकार गुरुजी के कई विचारों ने जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। जितने भी लोग उनके संपर्क में आए, उनके विचारों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। धरती को बुखार हुआ है, क्या देखो। उनके दार्शनिक विचारों ने हम सब के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य किया। उनके विचार जितने दार्शनिक थे, उतने ही जमीनी भी थे। धरती को बुखार हुआ है, क्या देखो। गुरुजी की अनुपस्थिति में हमारे पास अब उनके विचार ही बचे हैं, जो पूरी मानव जाति को भटकने से बचाएंगे। ये विचार वो अमृत वर्षा है
जिसे हम सब के ज्ञान के रेगिस्तानों को कब से प्रतीक्षा थी। कहीं दरारें पड़ी है पानी में, जमीन के होंठ सूखे से हैं देखो। कहीं दरारें पड़ी है पानी में, जमीन के होंठ सूखे से हैं देखो। जंगल को किसने अंगीठी में सुलगाया, हवा का दम भी घोटा सा है देखो। धरती को बुखार हुआ है क्या देखो। धरती को बुखार हुआ है क्या देखो। अभी आपने देखे फिल्म क्रांतदर्शी गुरुजी के कुछ अंश, जिसमें रविंद्र शर्मा गुरुजी का कला और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरक यात्रा हमें देखने को मिली। इसी सुखद अनुभव के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट माटी सुगंध की ओर। भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक मेगा प्रोजेक्ट चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसका एम है भारत के गांव की कल्चरल मैपिंग करना, ताकि गांव की विरासत को डॉक्यूमेंट किया जा सके। और इसी क्रम में आज संस्कृति यात्रा हमें लेकर चल रही है उड़ीसा राज्य के पुरी विकासखंड की ओर। पुरी जो अपनी कहीं ना कहीं ऐतिहासिकता और कल्चरल हेरिटेज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत के 4 पवित्र धामों में से एक धाम पुरी भगवान जगन्नाथ की पावन नगरी के रूप में विख्यात है। ये शहर इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन और डिवोशन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो आइए चलते हैं पुरी विकासखंड की ओर। पुरी ओडिशा राज्य का एक तटीय विकास खंड है जो अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पुरी का नाम सुनते ही सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर की दिव्यता मन में उभरती है। इस मंदिर को धर्म और एकता का संगम स्थल माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना 12वीं सदी में राजा अनंग भीम देव ने करवाई थी। मंदिर की विशेषता यह है कि इसके शिखर पर लहराता ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है। विज्ञान आज भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, लेकिन भक्त इसे भगवान की चमत्कारी शक्ति मानते हैं। मंदिर के कर्मचारी रोज बिना किसी सहारे गुंबद पर चढ़कर ध्वज बदलते हैं। मान्यता है कि यदि एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की पूजा परंपरा और संरचना से संबंधित कई तथ्य अद्भुत हैं। जैसे ही सिंह द्वार से प्रवेश किया जाता है, समुद्र की गर्जना अचानक थम जाती है और बाहर निकलते ही फिर से सुनाई देने लगती है। मंदिर का महाप्रसाद तैयार करने वाली रसोई दुनिया की सबसे विशाल रसोई है। यहाँ 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर खाना पकाया जाता है और सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है। इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्यता का एक और उदाहरण माना जाता है। मंदिर के गुंबद की छाया किसी भी दिशा में कभी जमीन पर नहीं पड़ती, जो अनोखी वास्तुकला का उदाहरण है। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र की विशेषता यह है कि इसे किसी भी दिशा से देखने पर यह एक समान दिखाई देता है। एक और रोचक तथ्य यह है कि मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता, मानो भगवान जगन्नाथ के आकाश में कोई भी उनके स्थान को पार नहीं कर सकता। इसके अलावा मंदिर की रसोई में प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार होता है और आश्चर्यजनक रूप से यहाँ कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं जाता, चाहे भक्तों की संख्या 2000 हो या 2 लाख।
पुरी का रथ यात्रा उत्सव भारत के सबसे प्रमुख और भव्य त्योहारों में से एक है। आषाढ़ मास में जब भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ अपने विशाल रथ पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, तो पूरे देश से लाखों भक्त इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। मान्यता के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत उस समय हुई जब भगवान जगन्नाथ ने मथुरा स्थित अपने निवास से पुरी के गुंडिचा मंदिर जाने की इच्छा व्यक्त की थी। साही जात, जो रामायण की कहानियों पर आधारित नृत्य और नाटकों का मेल है, पुरी का एक अन्य उल्लेखनीय उत्सव है। करीब 800 साल पुरानी यह परंपरा हर साल चैत महीने में जीवंत हो जाती है, जो इस क्षेत्र की धार्मिक जनमानस की भावनाओं को दर्शाती है। पुरी की धार्मिक छटा में रघुराजपुर गांव की अनूठी कला का विशेष स्थान है। ये गांव एक कला केंद्र है जो पारंपरिक पट्टा चित्रण और ताड़ के पत्तों की नक्काशी के लिए जाना जाता है। यहाँ के शिल्पकार सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ी इस कला को आज भी संजोए हुए हैं। पुरी की धरती ने कई महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है। यहाँ की आधुनिक पहचान को आकार देने में गोप बंधु दास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें उत्कल मणि यानी उड़ीसा का रत्न कहा जाता है। एक समाज सेवी, पत्रकार और कवि के रूप में उनका जीवन उड़ीसा की धरोहर को समृद्ध करने में समर्पित रहा। उनका साहित्यिक आंदोलन और गुरुकुल शिक्षा की स्थापना पुरी की शिक्षा और समाज सुधार की दिशा में क्रांतिकारी कदम थे। जगन्नाथ मंदिर की भव्यता, त्योहारों की रौनक और स्थानीय कला पुरी को एक अनोखा विकास खंड बनाती है। यहाँ की विरासत और समुदाय की एकता हर व्यक्ति के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सजेशंस हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। अगर आपके पास भी अपने गांव, एरिया या फोक ट्रेडिशन से जुड़ी कोई भी वाइटल इन्फॉर्मेशन है, हमारे साथ उसे जरूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।